हेलो एंड वेलकम मनी 9 के खास शो हेलो मनी 9 में मैं सिमरनजीत सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आपके लिए एक बार फिर से हाजिर हैं इस शो के साथ और हमेशा की तरह आज भी स्टॉक मार्केट से जुड़े आपके सभी सवालों का जवाब देने की हमारी कोशिश रहेगी। साथ ही स्टॉक मार्केट से जुड़ी आपकी हर कंफ्यूजन को दूर करने का भी हमारा हमेशा से प्रयास रहा है। इसके अलावा आपको उन स्टॉक्स की भी जानकारी देते हैं जिनमें हलचल देखने को मिल रही है और आईपीओस के बारे में भी आपको पूरी डिटेल में, पूरे विस्तार में बताते हैं। हर बार की तरह आज भी एक खास मेहमान हमारे साथ जुड़ने वाले हैं ताकि आपको ये बता सकें कि आपको किन स्टॉक्स में दांव लगाना है, किन शेयरों से दूरी बनानी चाहिए, किन शेयरों में तेजी आने की उम्मीद है और किस में वेट एंड वॉच की स्थिति आपको रखनी चाहिए। लेकिन आपको अपने गेस्ट से रूबरू करवाने से पहले आज के बाजार का हाल बता देते हैं। तो आज है हफ्ते का दूसरा कारोबारी दिन और दिन की शुरुआत हुई है बाजार में गिरावट के साथ। 4 अगस्त यानी सोमवार को बाजार में शानदार तेजी देखने को मिली थी, लेकिन आज 5 अगस्त को बाजार में प्रेशर नजर आ रहा है। हालांकि इसके पीछे जो एक बड़ी वजह मानी जा रही है वो है ट्रंप की तरफ से टैरिफ को लेकर फिर से दी गई धमकी, क्योंकि ट्रंप ने कहा है कि भारत पर जो 25% का टैरिफ लगाया गया है उसे और ज़्यादा बढ़ाया भी जा सकता है और इसी का असर आज भारतीय बाजार पर देखने को मिल रहा है। अगर अलग अलग इंडेक्सेस की बात की जाए तो निफ्टी, सेंसेक्स, निफ्टी बैंक, निफ्टी आईटी सभी में यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है। इंडेक्स वाइज एक बारी डिटेल में इस पर नज़र डाल लेते हैं। तो इंडेक्स वाइज अगर बात की जाए तो निफ्टी में आज जो है करीब 92 अंकों की यहाँ पर तेजी देखने को गिरावट देखने को मिल रही है, माफ़ कीजिएगा। सेंसेक्स में 300 अंकों की यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है। निफ्टी बैंक 221 अंक गिरकर यहाँ पर कारोबार कर रहा है। निफ्टी आईटी में 240 अंकों की गिरावट है और स्मॉल कैप इंडेक्स में भी 126 अंकों की यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है। तो कुल मिलाकर सभी इंडेक्स इस वक्त प्रेशर में नजर आ रहे हैं, लाल निशान पर यहाँ पर कारोबार करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये तो हो गई बाजार की मौजूदा स्थिति। अब शो में आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं गेनर लूजर्स की। तो सबसे पहले नजर डालते हैं निफ्टी गेनर्स पर। तो निफ्टी के गेनर्स की अगर बात की जाए तो इसमें पहला नाम आता है इंडसइंड बैंक का। इन शेयरों में काफ़ी तेजी देखने को मिली है। मारुति सुजुकी, ट्रेंट, भारतीय एयरटेल निफ्टी गेनर रहे हैं। निफ्टी लूजर्स की अगर बात की जाए तो इन्फोसिस इसमें पहला नाम आता है। दूसरा नाम आता है एशियन पेंट्स का, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स यानी कि बीईएल का शेयर, आईसीआईसीआई बैंक, ये निफ्टी लूजर यहाँ पर इनका नाम शुमार रहा है निफ्टी के लूजर्स में। मिड कैप गेनर्स की बात की जाए तो मिड कैप गेनर्स में पहला नाम आता है विशाल मेगा मार्ट का। इस शेयर में आज तेजी देखने को मिल रही है। अपोलो ट्यूब्स का, मैक्स हेल्थ केयर, एनएचपीसी और सोना बीएलडब्ल्यू ये मिड कैप के कुछ गेनर्स रहे हैं। और इसके अलावा मिड कैप अगर लूजर्स की बात की जाए तो बीएसई का शेयर आज इसमें गिरावट देखने को मिली है। औरोबिंदो फार्मा, हालांकि इसके रिजल्ट आए हैं, रिजल्ट का ये परिणाम देखने को मिल रहा है कि इसमें गिरावट देखने को मिल रही है। एलआईसी हाउसिंग, बाइकॉन, भारत डायनेमिक्स ये मिड कैप के लूजर्स रहे हैं। अब स्मॉल कैप गेनर्स पर अगर नजर डालें तो गोडफ्रे फिलिप्स, इन शेयरों में आज 10% तक की तेजी देखने को मिली है। न्यूजन सॉफ्टवेयर, चंबल फर्टिलाइजर्स, ब्रेनबीज सॉल्यूशन और रेडिको खैतान स्मॉल कैप के ये गेनर्स में इनका नाम शुमार रहा है। अब स्मॉल कैप लूजर्स की अगर हम बात करें तो त्रिवेणी टर्बाइन, रिलायंस पावर, वेल्सपन लिविंग, महानगर गैस और पीरामल एंटरप्राइजेस ये स्मॉल कैप के लूजर्स यहाँ पर नजर आए हैं। तो ये थे निफ्टी गेनर लूजर, मिड कैप के गेनर लूजर और स्मॉल कैप के गेनर्स लूजर जिसकी हमने आपको जानकारी दी। अपने गेस्ट से आपको रूबरू कराएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि अगर स्टॉक मार्केट से संबंधित आप कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं तो आप मनी 9 के व्हाट्सएप पर अपने सवाल भेज सकते हैं। मनी 9 की ईमेल आईडी पर आप अपने सवाल भेज सकते हैं। मनी 9 का व्हाट्सएप नंबर 9311121874, इस पर आप अपने सवाल भेजते हैं, या फिर money9query@tv9.com पर भी आप अपने सवाल भेज सकते हैं। इसके अलावा आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स एक्स, फेसबुक पर भी अपना सवाल हमें भेज सकते हैं। तो चलिए आपको अपने गेस्ट से रूबरू करवाते हैं, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि अगर आप मनी 9 के प्राइम मेंबर बनना चाहते हैं तो आप के पास इस वक्त 3 ऑप्शन हैं। आप इकोनॉमी, स्टैंडर्ड, वीआईपी
इन तीनों में से जो आपको अपने बजट के हिसाब से सूट करता है, आप उसके ज़रिए मनी नाइन के प्राइम मेंबरशिप से यहाँ पर जुड़ सकते हैं। तो चलिए शो को आगे बढ़ाते हैं और अपने गेस्ट से आपको मिलवाते हैं। आज हमारे गेस्ट हैं पीएचडी कैपिटल के फाउंडर एंड सीईओ प्रदीप हल्दर। प्रदीप सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार नमस्कार सर, गुड आफ्टरनून एंड थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। थैंक यू सर, थैंक यू हमें अपना टाइम देने के लिए। कैसे हैं सर आप? हाँ सर, बहुत बढ़िया सर। सर आज मार्केट को आप कैसे देख रहे हैं? कल तो शानदार तेजी देखने को मिली मार्केट में, लेकिन आज एक बार फिर से बाजार प्रेशर में नजर आ रहा है। तो आज बाजार को आप कैसे देख रहे हैं सर? देखिए, मार्केट जिस तरीके से अभी ट्रेड हो रहा है, बहुत दिन से ही हमने देखा है कि एक वॉलेटाइल जोन में मार्केट है। एफआईआई जो है सेल कर रहा है, डोनाल्ड ट्रम्प जी का अलग अलग ट्वीट आ रहा है, डील जो है टैरिफ को लेके वो हो नहीं पाया है। एक जो फ्रेंडशिप था इंडिया के साथ, कहीं ना कहीं वो फ्रस्ट्रेशन जो डोनाल्ड ट्रम्प जी का, वो बाहर आते हुए हम लोग देख रहे हैं। मुझे लगता है कि देखिए, टेम्पुररी मार्केट अगर हम टेक्निकली देखा जाए तो 25,000 से बार बार नीचे आ रहा है। और लास्ट 1.5 से 2 महीने में 3 महीने में एक सपोर्ट जो लिया है निफ्टी का 24,450 से लेके 24,500 के बीच में। अकॉर्डिंग दैट मुझे लगता है कि 26,593 आज डे लो है। और लास्ट 2 से 3 दिन मार्केट ऊपर तो गया था, लेकिन फिर से कहीं ना कहीं नीचे आ रहा है। तो नेक्स्ट जो सपोर्ट होने वाला है निफ्टी का 24,450, अगर इसके ऊपर सस्टेन रहता है, अगर यहाँ से सपोर्ट लेके इसी 24,500 600 से अगर सपोर्ट लेके ऊपर जाता है, आई थिंक नेक्स्ट मार्केट 25,000 के ऊपर एंड उसके ऊपर भी आपको ऑल टाइम लाइफ टाइम हाई देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर 24,450 इसके नीचे मार्केट का क्लोजिंग होता है, सो नेक्स्ट 3 से 4 महीना मार्केट और भी परफॉर्मेंस नहीं करने वाला, क्योंकि जिस तरीके का अभी डेटा आ रहा है बहुत वॉलेटाइल है। और लास्ट 2 से 4 दिन मार्केट परफॉर्म नहीं कर रहा है, बहुत सारे स्टॉक्स जो है हायर लेवल से नीचे आया है। एक तो जो अभी अर्निंग सेशन चल रहा है, अर्निंग सेशन में भी देखेंगे उतना ज्यादा अच्छा रिजल्ट नहीं आ रहा है। कहीं ना कहीं सेंटिमेंट ना ही नेगेटिव सेल कर देने वाला ऐसा सिचुएशन हुआ है, ना ही पॉजिटिव ब्रेकआउट हो गया इमीडिएट लेवल पे भाग जाएंगे, ऐसा सिचुएशन नहीं है। एक न्यूट्रल फेस में मार्केट है। मार्केट ना अभी ऊपर, मार्केट ना नीचे, मार्केट एक कंसोलिडेशन कर रहा है। और जो है सपोर्ट के आसपास अभी आ चुका है, तो यहाँ से मेक और ब्रेक जोन पे है। बाउंस बैक भी हो सकता है अगर ब्रेक किया 24,450। मुझे लगता है कि नेक्स्ट 3 से 4 महीना और भी ज्यादा वॉलेटाइल एंड डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। अगर ब्रेक किया 24,450, हो सकता है कि यहाँ से ही सपोर्ट लेके ऊपर आ जाए, क्योंकि जिस तरीके से इंडिया पाकिस्तान का वॉर एंड अलग अलग टेंशन हमने देखा है कि 24,450 के नीचे नहीं गया। और स्पेशली बैंक निफ्टी को भी अगर हम देखते हैं कि बैंक निफ्टी अभी ऑलमोस्ट जो 55,000 के ऊपर होल्ड कर रहा है अभी भी। मुझे लगता है कि नेक्स्ट जो सपोर्ट है बैंक निफ्टी का ऑलमोस्ट 54,700 से लेके 54,650 के बीच में एक बार है। इसके ऊपर जब तक मार्केट है, बैंक निफ्टी है, तो मुझे लगता है कि यहाँ से सपोर्ट लेने का कोशिश कर सकता है। निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में ही मैं लॉन्ग टर्म के लिए पॉजिटिव हूँ। लेकिन जो इन्वेस्टर्स है, ट्रेडर्स है, उनका व्यू अलग अलग टाइम पे अलग अलग होना चाहिए। बहुत सारे लोग ना कंफ्यूज रहता है कि अरे यार आप तो बता रहे थे उस सप्ताह ऐसा है। मैं मेरा स्टेटमेंट को ज्यादा बदलता नहीं हूँ। हमें चलना पड़ेगा मार्केट के ऊपर, मार्केट का प्राइस एक्शंस के ऊपर। मैं कोई मेरा पर्सनल यहाँ पे इंफॉर्मेशन नहीं शेयर कर रहा हूँ, मैं आपको प्रॉपर डेटा शेयर कर रहा हूँ। 24,450 मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अगर ब्रेक होता है 4 से 5 महीना नेक्स्ट नेक्स्ट मार्केट नहीं चलने वाला। अगर इसके ऊपर है, हो सकता है कि यहाँ से भी बाउंस बैक देखने को मिले। ठीक है, तो सर ये जो बाजार में जो प्रेशर नज़र आ रहा है, या जो कल की तेज़ी थी और उसके बाद आज जो प्रेशर है, तो क्या ट्रंप ने जो दोबारा से कहा है कि 25% से भी ज़्यादा टैरिफ बढ़ाया जा सकता है और वहाँ पर पाकिस्तान पर टैरिफ कम कर दिया है, तो क्या इसका असर मेनली आज बाजार पर देखने को मिल रहा है? देखो, इसे कॉम्बिनेशन एक दो चीज के ऊपर नहीं, और डोनाल्ड ट्रम्प जी को मार्केट उतना अभी सीरियसली नहीं ले रहा है, क्योंकि मार्केट उसके ऊपर रिएक्ट करता है जो मार्केट को नहीं पता है। मार्केट को पहले से ही कहीं ना कहीं पता था कि ये एटलीस्ट 20-25% होने वाला है। बट थोड़ा बहुत झटका यहाँ पे लगा। जो दोस्ती था वो बस इमीडिएट लेवल पे वो थोड़ा दोस्ती खत्म हो गया। और ऐसा ऐसा डोनाल्ड ट्रम्प जी ने तो ऐसा भी एक पोस्ट किया था, मोदी जी इतना जो है मोदी जी को लेके, बाद में वो 2 घंटे में वो ट्वीट भी डिलीट कर दिया। बाद में थोड़ा जैसे कि माहौल थोड़ा गर्म होने लगा। कहीं ना कहीं मार्केट तो देखो प्रेशर में है।
सिर्फ इस चीज की वजह से नहीं कि टैरिफ के मामले में अर्निंग सेशंस जो है, अब देखेंगे रिजल्ट इंटर आईटी सेक्टर में क्या हुआ है, टीसीएस देखो, विप्रो देखो, जितने भी रिजल्ट आ रहा है ना, रिजल्ट भी अभी उतना अच्छा नहीं है। सो कहीं ना कहीं मार्केट लास्ट 2-3 महीने से भागा है, हमने देखा 21,800 से लेके 25,400 तक हो गया। सो मार्केट को भी एक टाइम करेक्शन चाहिए। तो स्टोरी अलग अलग हो सकता है, लेकिन मार्केट को चाहिए एक जो है थोड़ा टाइम। तो मुझे लगता है बस वही टाइम जो है करेक्शंस मार्केट पे चल रहा है। अब हमें व्यू बनाना है नेक्स्ट 6 से 8 महीने के लिए लेवल टू लेवल पे। सो अकॉर्डिंग दैट 24,450 इज सपोर्ट फॉर मी। ओके, तो सर इसका बैंकिंग सेक्टर पर क्या असर देखने को मिल सकता है? क्योंकि कल एक खबर आई जिसमें जो फेडरल बैंक के सीईओ हैं केवीएस मनियन, उन्होंने कहा है कि इसमें कॉरपोरेट और एसएमई लोन जो सेक्टर हैं इस ये प्रभावित होते हुए नज़र आ रहे हैं ट्रंप के टैरिफ से, क्योंकि इसमें जो लोन की डिमांड है, क्रेडिट डिमांड जो है वो भी कम हो रही है। तो बैंकिंग सेक्टर क्या इससे ज़्यादा प्रभावित हो सकता है? देखिए, इंडियन बैंकिंग काउंटर्स का कल एक आई थिंक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होने वाला है आरबीआई की तरफ से। जी। तो वहां पे भी देखा जाए तो मुझे लगता है कि अगर कुछ पॉजिटिव सेंटिमेंट आ गया तो यहाँ से बाउंस बैक भी पॉसिबल है। और इंडिया कहीं ना कहीं देखिए एक स्ट्रॉन्ग कंट्री है, और मुझे लगता है कि एंटायर अमेरिका के वजह से, एंड ऑब्वियसली ये तो बात सच्चाई है, अगर अमेरिका में बाई चांस कोई क्रैश आता है या कुछ भी प्रॉब्लम होता है, उसका तो एक इफेक्ट इंडिया में भी एंड ग्लोबली पड़ने वाला है। लेकिन जिस तरीके का अभी मार्केट है, आई डोंट थिंक सो मच यहाँ पे कोई ज्यादा प्रॉब्लम है। बैंक निफ्टी देखिए अभी 55,381 के आसपास चल रहा है, सपोर्ट है 54,300 से लेके 54,500 के रेंज पे। और शॉर्ट टर्म जो ट्रेडर्स है उनके लिए सपोर्ट है 54,700 के आसपास, जैसे कि मैंने आपको बताया। सो आई डोंट थिंक इससे नीचे ज्यादा दूर जाना चाहिए, क्योंकि 200 डीएमए के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है और मार्केट ऑलरेडी एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम पे भी है। शॉर्ट टाइम में थोड़ा बहुत पेन देखने को मिल रहा है। सो टेक्निकली देखा जाए तो आप जो बता रहे हो उसके साथ अभी भी मार्केट उतना रिएक्शन नहीं हुआ है। फ्यूचर में पॉसिबिलिटीज बन सकता है, लेकिन वो एक बार हम बात करेंगे सपोर्ट अगर तोड़ता है, ब्रेक होता है उस टाइम पे, क्योंकि ऐसा हमने बहुत बार देखा है मार्केट में। स्टोरी कुछ अलग चलता है, प्राइस एक्शंस कुछ अलग चलता है। तो इसीलिए मैं ऑलवेज प्राइस एक्शन के साथ ही जाता हूँ। ओके, तो सर एक और सवाल मैं आपसे जो पूछना चाहूँगा, बैंकिंग सेक्टर से ही रिलेटेड है वो, लेकिन उसका जो असर है वो काफ़ी सारे सेक्टर्स पर देखने को मिल सकता है। एमपीसी की मीटिंग जो 4 से 6 अगस्त तक चल रही है, इसमें ये भी कहा गया है, एसबीआई ने जो अपनी रिपोर्ट जारी की है उसने कहा है कि और 25 बेसिस पॉइंट की यहाँ पर कटौती करनी चाहिए ब्याज दरों में। तो क्या अगर ऐसा होता है, अगर और कटौ क्या पहले तो क्या और कटौती हो सकती है, और अगर ऐसा होता है तो इसका क्या असर होगा सर? देखिए, पहले हमने ऑलरेडी देख लिया कि 25 बेसिस पॉइंट पे रेट कट हुआ, बाद में हमने देखा 50 बेसिस पॉइंट पे। जी। आई डोंट थिंक कि इमीडिएट लेवल पे और 25 पॉइंट बेसिस पे रेट कट होने वाला है। सो रेट कट जो होता है ना, ये अच्छे के लिए होता है, शॉर्ट टर्म में इसका इफेक्ट नहीं होता। ओवर द लॉन्ग टर्म मार्केट में लिक्विडिटी इंक्रीज होता है, मार्केट में लिक्विडिटी बूस्टिंग होता है। सो ये जो बार बार रेट कट हुआ है, मुझे लगता है कि इसका इफेक्ट भी आपको नेक्स्ट 6-8 महीना, 7 महीना, 10 महीने में, इट विल टेक सम टाइम, बट वो आपको प्राइस के साथ रिफ्लेक्शन होते हुए दिखेंगे। बाकी बैंकिंग सेक्टर मुझे पॉजिटिव ही लगता है। रेट का अटका संभावना जो है, पॉसिबिलिटीज थोड़ा कम लग रहा है, लेकिन बता नहीं सकते, क्योंकि जो डिस्कशन है वो अलग गवर्नमेंट अथॉरिटीज के पास ही है, और जो है एक बार देखना पड़ेगा। तो एक बार वेट करेंगे क्या है। लेकिन आई डोंट थिंक कि कुछ अभी इमीडिएट लेवल पे रेट कट होने वाला है। ओके, तो चलिए सर, शो को आगे बढ़ाते हैं और अपने सवालों जवाबों के सिलसिले की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमारे काफ़ी सारे व्यूअर्स हैं जो लगातार हमें सवाल भेज रहे हैं, लाइव सवाल आ रहे हैं। तो पहला सवाल सर हम लेते हैं विक्की सिंह सम्राट। इनका सर सवाल है कि अडानी पावर, इनके पास 100 शेयर हैं, 603 रुपये के भाव पर हैं, और इनका जो नज़रिया है सर वो करीब करीब 3 महीने का है। तो क्या ये मतलब शॉर्ट टर्म का इनका नज़रिया है, क्या इन शेयरों में सर हो सकता है आगे क्या तेज़ी आ सकती है, या इनको क्या स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए अडानी पावर में? हम्म। देखिए, मुझे लगता है कि अदानी पावर जैसे स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। अब नेक्स्ट अगर मैं 2 से 3 महीने का बात करूं, अभी 578 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है कि मार्केट में अगर डीप आता है, उस डीप में आपको एक बार 545 से लेके 535 तक देखने को मिल सकता है। बट अदानी पावर जो है, पावर सेक्टर में मुझे लगता है कि आप देखेंगे मार्केट कैप पे भी नंबर वन कंपनी है। देखेंगे ऑलमोस्ट 2,23,000 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है, 12,000 करोड़ से ज्यादा तो इनका पैड भी है। प्रोमोटर होल्डिंग भी अच्छा खासा है, और आप देखेंगे लास्ट 5 साल में जो सीएजीआर है ऑलमोस्ट 65% के साथ ग्रोथ हो रहा है। और लास्ट 3 साल
का जो आरओसी है 40% सीएजीआर के साथ भी ग्रोथ हो रहा है। सो कहीं ना कहीं फंडामेंटल एंड टेक्निकल दोनों मुझे अच्छा लग रहा है। अब रिसेंटली देखेंगे, टेक्निकली देखा जाए 600 के ऊपर एक बार, दो बार, तीन बार आया था ऑलमोस्ट। एक दिन का हाई था 618, सेकंड दिन पहला दिन का हाई था 610, और बाद में एक बार 600 के ऊपर गया, लेकिन फिर भी सस्टेन नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं अदानी पावर जो है 600 के ऊपर सस्टेन नहीं हो रहा है, क्योंकि मार्केट भी सपोर्ट नहीं कर रहा है इस टाइम पे। तो मार्केट भी 25,000 से थोड़ा बहुत नीचे आके 24,600 के आसपास अभी रेंज बाउंड ट्रेड कर रहा है। अदानी पावर भी 578 के आसपास है। और इंटायर पावर सेगमेंट पे आप देखेंगे अभी भी उतना जो है बाइंग नहीं आया है, थोड़ा कंसोलिडेशन ही हो रहा है। सो नेक्स्ट जब पावर सेगमेंट चलेंगे उस टाइम पे अदानी पावर भी चलने वाला है। अगर आपका इन्वेस्टमेंट है 496 एक स्टॉप लॉस होना चाहिए। बाकी इफ यू वांट टू बाई यू कैन बाई 535 टू लेके 550 के आसपास कभी भी बाई करके जा सकते हो। और अगर आपके पास ऑलरेडी है, बने रहिए। मुझे लगता है कि नेक्स्ट 6 से 8 महीना आप टाइम देते हो तो डेफिनेटली 750-800 टारगेट पॉसिबल है इस काउंटर में। ओके, तो अडानी पावर के फंडामेंटल्स स्ट्रॉन्ग है विकी जी। अगर इसका स्टॉप लॉस है सर 496, आपने स्टॉप लॉस बताया अडानी पावर के लिए जी। और अगर हाँ जी, आप क्योंकि फोर खरीदारी नाइनटी इसमें सिक्स लास्ट 6-7 महीने में ब्रेक नहीं हुआ, तो अकॉर्डिंग जी मी 496 495 इज ए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन के तौर पे काम करने वाला है। जी। और अगर आप इसमें फ्रेश खरीदारी अगर आप करना चाहते हैं तो 535 540 के आसपास भी कर सकते हैं। और इसको अगर आपके पोर्टफोलियो में पहले से ये अडानी पावर है तो आप इसको होल्ड भी करके रख सकते हैं। 6 से 8 महीने में इसमें अच्छा रिटर्न आपको यहाँ पर मिल सकता है। सर अगला सवाल हम लेते हैं राजू कुमार प्रसाद जी का। ये पूछ रहे हैं सर, पैरा केबल इन्होंने 80 रुपये के भाव पर 500 शेयरों की खरीदारी की है। और वोडाफोन आइडिया इनके पास 17 शेयर हैं सर, 17 रुपये के भाव पर हैं, 12,000 शेयर सर वोडाफोन आइडिया के। तो इन दोनों शेयरों में इन्हें क्या करना चाहिए? देखिए, पहले मैं वोडाफोन आइडिया का बात बता देता हूँ। रिसेंटली क्या हुआ, टेलीकॉम, इंटर टेलीकॉम काउंटर पे आप देखेंगे भारती हेक्साकॉम, भारती एयरटेल में एक बाउंस बैक देखने को मिला था। तो उस टाइम पे वोडाफोन आइडिया का भी एक थोड़ा बहुत मोमेंटम आ रहा था। वोडाफोन आइडिया का डेट देखेंगे 2,10,000 करोड़ के आसपास था। बाद में गवर्नमेंट ने स्टेक लिया, गवर्नमेंट के पास ऑलरेडी अभी 49%, 49 पॉइंट समथिंग परसेंट के आसपास स्टेक है। सो उसमें 37,000 करोड़ के आसपास जो रिड्यूस हुआ। अभी भी देखेंगे 1,70,000 करोड़ के आसपास तो डेट है। तो डेट जो है उसका इंटरेस्ट भरना है वोडाफोन आइडिया को। इंटरेस्ट आप तभी भर पाएंगे जब आपके पास रेवेन्यू होगा। एक्स वाई जेड कुछ भी कंपनी हो सारा विश्व में, वो उनका जो मेन चीज होता है ना वो रेवेन्यू। सो अगर मार्केट में आप देखेंगे मैक्सिमम लोगों के पास जो है जियो का सिम है, मैक्सिमम लोगों के पास भारती एयरटेल का सिम है। मैं खुद जियो का सिम यूज करता हूँ, भारती एयरटेल का सिम यूज करता हूँ। आज से 3 साल 4 साल पहले मेरे पास आई थिंक वोडाफोन आइडिया का शेयर जो है सिम था, लेकिन अभी यूज नहीं करता। तो कंज्यूमर बेस देखेंगे ना धीरे धीरे डिक्रीज हुआ है। अब गवर्नमेंट चाहता नहीं है कोई भी कंपनी को कि वो जो है डेड बना दे, एकदम वो खत्म हो जाए, ऐसा गवर्नमेंट का सोच नहीं है। नहीं तो गवर्नमेंट स्टेक ही नहीं लेता। सो सुप्रीम कोर्ट का भी जो मामला चल रहा था, तो मुझे बहुत लगा कि ये जो जोन है ना 6.80 के आसपास चल रहा है, मुझे लगता है कि 4.50 एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। और वोडाफोन आइडिया पास्ट में भी विलेन रह चुका है। सो 17-18 टका से बार बार नीचे आया है और यहाँ से भी बाउंस बैक किया है। सो अकॉर्डिंग दैट अगर आपने 17 रुपीज पे बाय किया, आप इस जोन पे, तो मैं एवरेज करने का सलाह नहीं दूंगा, क्योंकि कंपनी में वो सस्टेनेबिलिटी अभी नहीं है। रेवेन्यू पे होगा, कुछ क्वार्टर का रिजल्ट हमें देखना पड़ेगा, उसके बाद यहाँ पे जाके कुछ मोमेंटम बन सकता है। सो अकॉर्डिंग दैट 4.50 पे एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, बने रहिए। फ्रेश बाई इस काउंटर पे नहीं करना, क्योंकि फंडामेंटली जो है अभी चेंजेस होने पे बहुत मुझे लगता है कि टाइम लगने वाला है। बाकी ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से कभी भी अगर 7.808 रुपीज के ऊपर आता है, उस केस में आपको एक बार 10 रुपीज 11 रुपीज दिखाई दे सकता है, लेकिन पॉसिबिलिटीज अभी चार्ट में नहीं दिखाई दे रहा है। और आपने बोला था और एक स्टॉक कौन सा बताया एक था सर आपने? था इसमें पैरा केबल। पैरामाउंट कम्युनिकेशन। सर ओके, पैरा पैरा केबल केबल का शॉर्ट स्टॉक। फॉर्म है 50 जी 53.91 चल रहा है। देखिए जिस तरीके का यहाँ पे अभी मोमेंटम है, मुझे लगता पैरामाउंट है कि कंपनी। रिसेंटली एक टॉप बिल्ड हुआ है और 61 के आसपास, 61 के आसपास टॉप बिल्ड होने के बाद अभी नीचे ही आ रहा है। टेक्निकली देखा जाए तो एक सपोर्ट है 46.50 के आसपास। तो 46.50 पे मुझे लगता है कि एक बार सपोर्ट अगर लेता है तो उस केस में मुझे लगता है कि एक बार स्टॉक बाउंस बैक करने का पॉसिबिलिटीज है। और वहाँ पे ऑलमोस्ट और एक सपोर्ट है 200 डीएमए का भी। सो एक बार देखना पड़ेगा, जिनके पास है बने रहिए। 46.50 आपके लिए स्टॉप लॉस होगा। फ्रेश बाइंग का रिकमेंडेशन इस काउंटर पे नहीं होगा, क्योंकि देखिए मार्केट कैप भी ज्यादा नहीं है, ऑलमोस्ट 1650 करोड़ के आसपास ही मार्केट कैप है। सो प्रॉफिट ग्रोथ भी ज्यादा नहीं है, ईयर टू ईयर बेसिस पे ओनली फॉर 2.69% ग्रोथ हुआ है। सो फंडामेंटल उतना जो है
अच्छा नहीं है, लास्ट 6 महीने में देखेंगे नेगेटिव 25% के आसपास रिटर्न दिया है। सो ये एक रीजन है, और डेट भी है ऑलमोस्ट 30 करोड़ के ऊपर डेट भी है। सो कहीं ना कहीं सारा जो फंडामेंटल्स पैरामीटर है वो अलाइन नहीं हो रहा है। एक टाइम पे ट्रेड होता था एक 100 के ऊपर, और अभी तो 50 आधा हो गया हुआ से, तो अभी भी बॉटम जो बेस है वो नहीं बना। सो एक बार वेट करने का सलाह रहेगा, जिनके पास है 46.50, फ्रेश एंट्री नहीं लेना है इस काउंटर पे। ओके, तो राजू जी, अगर आपके पास ये दोनों स्टॉक हैं तो आप अभी वेट एंड वॉच कीजिए। फ्रेश बाइंग इसमें दोनों ही शेयरों में आपको नहीं करनी है। वोडाफोन आइडिया के लिए जो स्टॉप लॉस बताया प्रदीप जी ने, वो बताया ₹4.5 के आसपास का आपको स्टॉप लॉस यहाँ पर लेकर चलना है। और पैरामाउंट कम्युनिकेशंस जो है उसमें ₹46.50 का आप स्टॉप लॉस लेकर चल सकते हैं, लेकिन दोनों ही शेयरों में आपको फ्रेश बाइंग नहीं करनी है। सर, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल गुंजन जी का है। सर, ये पूछ रही हैं, इनके पास शेयर हैं फॉस्फेट के सर 228 के भाव पर, क्या इन्हें होल्ड करना चाहिए या बेचना चाहिए या फिर एवरेज करनी चाहिए? कौन सा स्टॉक? सर ये फॉस्फेट नाम, फॉस्फेट आई थिंक पारादीप फॉस्फेट होगा, हाँ। सो देखिए, फॉस्फेट टू टू कंपनी सिक्स लिमिटेड के के नाम से। पोस्टपेड। जी ओके। जी, ₹170 के आसपास इसका इस टाइम भाव चल रहा है सर। ओके, आई थिंक मुझे थोड़ा आप टाइम दीजिए, मैं आपको देख के बताता हूँ नेक्स्ट, ठीक जी है। जी, बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो, चलिए, जब तक हम अगला सवाल अगर हम लें सर, सोनम डिक्की जी का सवाल है। जी जी जी। ओके, देखिए मिल गया है मुझे, अभी हाँ 170 जी। के आसपास भाव चल रहा है। जी और मुझे लगता है कि एक बार इसमें ज्यादा वॉल्यूम नहीं आता है, तो प्रॉब्लम इज वॉल्यूम नहीं है, लिक्विडिटी का थोड़ा बहुत कंसर्न है। मैं एक बार फंडामेंटली चेक कर लेता हूँ। फंडामेंटली इसमें ऑलमोस्ट 60 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है, मतलब यहाँ पे कोई मार्केट कैप है ही नहीं। जहाँ पे जी मार्केट कैप है नहीं, वहाँ पे 170 प्राइस चल रहा है, वॉल्यूम आता नहीं। वीकली बेसिस पे भी ठीक ठाक वॉल्यूम नहीं है, मंथली बेसिस पे भी वॉल्यूम नहीं है। और स्पेशली बीएसई में मैं देख पा रहा हूँ कि इसीलिए मेरे चार्ट पे नहीं आ रहा था, क्योंकि मैं ऐसे कंपनी ढूंढ के रखता हूँ जिसमें लिक्विडिटी हो, अच्छा हो। ऐसे जी कंपनी को हम ट्रैक भी नहीं करते। और जिस तरीके का यहाँ पे डेट है ऑलमोस्ट 20 करोड़ के आसपास, आप ही सोच लीजिए, 60 करोड़ के आसपास जिसका ओवरऑल मार्केट कैप है, 20 करोड़ से ज्यादा उनका डेट है, लोन है। तो जहाँ पे सेल्स ग्रोथ जो है, बुक वैल्यू बहुत ओवर है, सेल्स तो नहीं है इसमें ज्यादा। तो मुझे नहीं लगता कि आपको ऐसे स्टॉक्स में जहां पे फंडामेंटल कोई रीजन नहीं है, आपको वेट भी करना चाहिए। क्लियर कट मेरे तरफ से बिग नो है, एंड करेंट लेवल से एग्जिट करने का सलाह रहेगा। तो गुंजन जी, आप इस शेयर में करंट लेवल से ही एग्जिट कर सकते हैं, क्योंकि शेयरों में कोई तेज़ी की भी उम्मीद नहीं है। आपने 228 के भाव पर खरीदे हैं, 170 इसका इस वक्त रेट चल रहा है और इसमें कोई तेज़ी की उम्मीद नहीं है, तो आप करंट लेवल से भी आप एग्जिट इसमें ले सकते हैं। सर, अगला सवाल सवाल है सोनम जी का। ये पूछ रहे हैं कि जियो फाइनेंशियल में क्या करना चाहिए इन्हें, इनके पास जियो फाइनेंशियल्स के शेयर हैं, इनको इसमें क्या स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए? देखिए, जिस तरीके का जियो फिनेंस में हमने देखा कि मोमेंटम आया है, इनफैक्ट जियो फिनेंस में हमने कॉल भी दिया था मनी नाइन के शो पे, ऑलमोस्ट जी 210 215 के आसपास। उस टाइम पे मेरा स्टॉप लॉस था 196, और मेरा टारगेट ही था 300 के आसपास, जो कि पहला टारगेट सेकंड टारगेट दोनों अचीव हुआ है। उसके बाद में हमने फिर से जियो फाइनेंस को रिव्यू किया, जिस तरीके से ब्लैक रॉक के साथ जियो का डील अभी जो चल रहा है और बुकिंग लाइसेंस मिला है, तो मुझे लगता है कि नेक्स्ट कुछ क्वार्टर्स का रिजल्ट जो है देखना पड़ेगा। और यहाँ पे जिस तरीके से लास्ट वीक की न्यूज आया था कि 10,000 करोड़ के आसपास जो है फिर से यहाँ पे जो है इन्वेस्ट किया है जी अंबानी जो है ग्रुप ने। और उसके बाद हमने देखा है कि जो प्रोमोटर्स है उनका स्टेक 4 to 5% ज्यादा हुआ है। और उसको कैलकुलेट करके आप देखेंगे तो 51% तो स्टेक प्रोमोटर के पास है। और जिस तरीके का वैल्यूएशन अभी चल रहा है, और ज्यादा आई थिंक बाई हुआ है 320 से लेके 325 के आसपास, तो अगर प्रोमोटर अपने खुद के स्टॉक खरीदने के लिए इंटरेस्ट शो कर रहा है 320 325 के आसपास, तो कहीं ना कहीं तो हमें एज ए इन्वेस्टर हमें भी सोचना चाहिए कि आपके पास क्यों ना हो। और जिस तरीके का हमने देखा कि जियो कोई भी फील्ड में आता है उसके बाद क्या होता है, सो ये इमीडिएट लेवल पे आपको नहीं दिखाई देगा, क्योंकि मुझे लगता है कि ऑलरेडी प्राइस के साथ डिस्काउंटेड है। तो इसीलिए स्टॉक जो है 215 220 से लेके 330 के आसपास आ चुका है। अभी नेक्स्ट जो मोमेंटम होने वाला है वो 350 के ऊपर होने वाला है, अभी नहीं। सो इफ यू वांट टू बाय जियो फिनेंस, मुझे लगता है कि 315 310 के आसपास कभी भी आता है, आप एक बार एक्यूमुलेशन करके जाइए। अगर आपका ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव है, और रिसेंटली 4 दिन पहले का 5 दिन पहले का एक लो था
306 के आसपास, तो 306 आपके लिए एक स्टॉप लॉस है। बाकी एज ए इन्वेस्टर्स अगर आप होल्ड करते हो तो मुझे लगता है कि पोटेंशियल स्टॉप लॉस वीकली बेसिस पे भी आपको मेंटेन करके जाना चाहिए, वो रहेगा 280 के आसपास। तो इन्वेस्टर्स के लिए अलग स्टॉप लॉस, ट्रेडर के लिए अलग स्टॉप लॉस। मुझे बहुत ही वैल्यू लगता है कंपनी में। मैं तो नेक्स्ट 2 साल नहीं बेचने वाला ऐसा स्टॉक्स, अगर एक बार 300 के ऊपर सस्टेन करता है। आई थिंक ये स्टॉक अगर 2 साल आप रखते हो तो आपको 500 के ऊपर, 550 के ऊपर भी जाने वाला है। तो डेफिनेटली ऐसे स्टॉक एसेट होता है, आपको होल्ड पे रखना चाहिए, ट्रेडिंग ज्यादा नहीं करना चाहिए। ओके, तो सोनम जी, अगर आपके पास जियो फाइनेंशियल का शेयर है तो अगर आप 2, ढाई, 3 साल तक इसको होल्ड करके रख सकते हैं तो स्टॉक 500 से 550 के ऊपर भी जा सकता है, जो इस वक्त 330 रुपये के आसपास कारोबार कर रहा है। अगर आपको फ्रेश बाइंग करनी है तो सर ने बताया कि 310 या 315 के आसपास आप इसमें जियो फाइनेंशियल में फ्रेश बाइंग कर सकते हैं अगर कोई करना चाह रहा है। ट्रेडर्स के लिए जो स्टॉप लॉस बताया है वो है 306 रुपये के आसपास। जी सर। एग्जैक्टली एग्जैक्टली सर। बिल्कुल। और इन्वेस्टर्स, अगर आप इन्वेस्टर हैं तो आपको 280 रुपये का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर लेकर चलना होगा। लेकिन लॉन्ग टर्म का जो व्यू है वो पॉजिटिव है, शेयरों में अच्छी खासी यहाँ पर तेज़ी आ सकती है अगले 2 से ढाई साल में। अगला सवाल सर रवि वीरल जी का है। ये पूछ रहे हैं कि इनके पास 174 शेयर हैं ट्रांस रेल के, जो इन्होंने 772 के भाव पर खरीदे हैं, और ये इनका जो नज़रिया है वो अगले 2 महीनों का शॉर्ट टर्म का नज़रिया लेकर चल रहे हैं सर। ये कौन सा स्टॉक बताया सर आपने? ये है सर ट्रांस रेल। ओके। 733 के आसपास अभी चल रहा है। रिसेंटली एक डीप भी लगा के आया है ऑलमोस्ट 670 के आसपास। तो मुझे लगता है कि आप एक बार 670 हो रहा है एज ए स्टॉप लॉस इन्वेस्टमेंट व्यू से। बाकी अगर आप थोड़ा और स्टॉप लॉस को आप थोड़ा कम करना चाहते हो तो मुझे लगता है कि 704, 704 में एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, बने रहिए। आपका भाव मुझे लगता है कि आने में नेक्स्ट मैक्सिमम 15 to 20 ट्रेडिंग सेशन लग सकता है। और इंटरेस्टिंग फैक्ट यही है कि ज्यादा लंबा डेटा नहीं है। आईपीओ आया था उसके बाद 700 के ऊपर सस्टेन कर रहा है। आपके लिए सेफ होगा अगर 700 के ऊपर बने रहता है तो स्टॉक नेक्स्ट ऑल टाइम हाई भी लगा सकते हैं। तो आप एक बार उस टाइम पे ट्रेल करते रहना। और कभी भी अगर 700 के नीचे आता है, 1-2 हफ्ता सस्टेन होता है, 700 के बिलो द 700 के नीचे आ जाता है, उस टाइम पे आपको इस स्टॉक पे नहीं रहना है। क्योंकि हमने ऐसा बहुत सारे स्टॉक्स में ऐसा पैटर्न जो है ऑब्जर्व किया है कि जो आईपीओ हाई है उसके ऊपर और एक साइकोलॉजिकल जो लेवल है उसके ऊपर सस्टेन जब नहीं करता है तो स्टॉक बहुत जोर से नीचे आ जाता है। क्योंकि फंडामेंटल देखिए मुझे अच्छा ही लगता है, 10,000 करोड़ के आसपास ऑलमोस्ट मार्केट कैप है, 300 करोड़ के आसपास प्रॉफिटेबल कंपनी है। लेकिन फिर भी आपको जो है टेक्निकली आपको स्टॉप लॉस एंड जो टारगेट है मेंटेन करना चाहिए। मुझे लगता है कि आपका बाइंग प्राइस भी देखने को मिलेगा बहुत जल्दी, 800 के ऊपर भी जाने वाला है इफ द नॉट स्टॉक गोइंग बिलो 700। और सर मैं जो लेवल्स आपको बता रहा हूँ, मैंने ऑब्जर्व किया है कि आप बहुत अच्छे तरीके से उसको एक बार रिपीट कर रहे हो। तो आपका जी जो है रीड करने का, सुनने का जो कला है बहुत ही अच्छा है। क्योंकि ऐसा बहुत बार होता है कि हम एक्सप्लेन थोड़ा 1-2 मिनट लेते हैं, लेकिन वो जी टाइम बाद में याद नहीं रहता प्राइस स्टॉप लॉस। लेकिन अभी जितने भी अभी हमने शो स्टार्ट किया, आधा घंटे से अपने प्रॉपरली मैंने देखा कि पॉइंट टू पॉइंट आप भी रिपीट कर रहे हो, उसको बहुत अच्छा लगा ये देख के। जी बिल्कुल सर। व्यूअर्स के लिए हो सकता है कि एक बारी उनको क्लियर ना हो चीज़ें, तो मैं आपकी बातों को थोड़ा सा दोहराने की कोशिश करता हूँ ताकि व्यूअर्स के लिए चीज़ें सारी एकदम क्लियर हो जाएं कि उनको क्या स्टॉप लॉस रखना है, कहाँ तक शेयर जा सकता है। तो ट्रांस रेल के लिए सर जैसा ये सर तो आपने बताया अच्छा है, कि ये तो मतलब वही जो है इंसान ज्यादा कर सकता है जिनका ब्रेन बहुत फास्ट है, और जो जो फास्ट बेंचर है। हम तो सर लास्ट बेंचर थे स्कूल में, कॉलेज में, तो इसीलिए ना वो हमें याद नहीं रहता है ज्यादा। सर हम देखिए, हम तो आप ही से सीखने की कोशिश कर रहे हैं सर। मैंने आपको लास्ट शो में भी बोला था, जब हमने ओपनिंग बस किया था तब भी मैंने आपसे बोला था कि सर हम आपसे ही सीखने की कोशिश करते हैं, जिस एंड तरीके उस से दिन आपकी ना मैंने स्टोरी। आपको एक कॉल दिया था, आपको याद है सुबह? उस दिन वो 1 घंटे में अचीव हो गया था, बाद में मैंने विवेक जी के शो पे आके वो उसका अपडेट दिया था। जी 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 सर, जी बिल्कुल। तो सर ट्रांस रेल के लिए जैसा आपने सजेशन दिया रवि जी को कि 704 रुपये का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर लेकर चल सकते हैं, और अगर 700 रुपये से नीचे 1-2 हफ्ते तक स्टॉक रहता है तो उनसे एग्जिट कर लेना चाहिए स्टॉक से। एग्जैक्टली exactly. बिल्कुल। और अगर शेयरों में तेज़ी आती है तो जल्दी ये 800 रुपये के ऊपर भी जा सकते हैं। तो रवि जी आप इस हिसाब से जो है ट्रांस रेल के अंदर अपनी स्ट्रेटजी एक बनाकर चल सकते हैं। अगले सवाल की तरफ सर बढ़ते हैं। गगन अग्रवाल जी ये पूछ रहे हैं कि इनके पास टाटा कम्युनिकेशन के 600 शेयर हैं, 1620 रुपये के भाव पर हैं।
3 साल से इनके पोर्टफोलियो में है, इनको कोई रिटर्न अभी तक नहीं मिला है, तो अब इनको क्या करना चाहिए सर? देखिए, टाटा कम्युनिकेशन नो डाउट अच्छा स्टॉक है। अगर हम देखेंगे अभी थोड़ा टेक्निकली देखा जाए तो अभी जो प्राइस चल रहा है ऑलमोस्ट 1668 के आसपास चल रहा है। सो अभी भी मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत डाउन साइड यहाँ पे पॉसिबल है। अगर मार्केट नीचे आता है उस केस में आपको स्टॉक एक बार 1615 1620 का जो है भाव दिखा सकता है। लेकिन जिस तरीके के आज का और कल का रिकवरी, कल का जो रिकवरी था एक बार जो है 1626 के आसपास टच करके नीचे आया है। सो कहीं ना कहीं एक बेस जो है बनने का कोशिश यहाँ पे कर रहा है टाटा कम्युनिकेशन। बट द थिंग इज कि ये कंफर्मेशन अभी नहीं है। अगर 1650 इसके ऊपर और एक दो हफ्ता रहता है तो ये बेस कंफर्मेशन हो जाएंगे। 2 हफ्ता मतलब नेक्स्ट 10 से 12 ट्रेडिंग सेशन तो मिनिमम आपको एक बार वेट करके जाना पड़ेगा 1650 के ऊपर सस्टेन होने में। फिलहाल अभी तो 1650 के ऊपर सस्टेन हो रहा है, लेकिन 2 हफ्ता वेट करना पड़ेगा। 1650 के ऊपर सस्टेन होता है तो फिर से आपको एक बार स्टॉक जो है 1850 1900 का प्राइस बहुत जल्दी आते हुए दिखेंगे। और इस केस में आपको स्टॉप लॉस भी मेंटेन करना है 1605 के आसपास। तो 1650 के ऊपर सस्टेन 2 हफ्ता, उसके बाद 1605 का स्टॉप लॉस, और उसके बाद मुझे लगता है कि एक बार 2800 सॉरी 1850 और 1900 का जो प्राइस है कमिंग सून है। इसमें फंडामेंटल अच्छा है। अभी जो है ये काउंटर रैली हुआ नहीं है, थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन में है, नीचे आया है। तो मुझे लगता है कि ये एक्यूमुलेशन जोन पे अभी चल रहा है। तो गगन जी, टाटा कम्युनिकेशंस के फंडामेंटल अच्छे हैं जैसा कि प्रदीप सर ने बताया है। अगर 1650 रुपये से ऊपर 2 हफ्ते तक शेयर रहता है तो उसका बेस कंफर्म हो जाएगा, और उसके बाद अगर तेज़ी आती है तो शेयर 1800 से 1900 रुपये तक की रेंज में भी जा सकता है। तो आपको अगर वहाँ तक जाता है, आपके पोर्टफोलियो में रहता है, तो आपको एक अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। लेकिन आपको एक स्टॉप लॉस भी यहाँ पर लेकर चलना होगा 1605 रुपये का। तो इस हिसाब से जो है आप टाटा कम्युनिकेशंस के अंदर अपनी एक स्ट्रेटजी लेकर चल सकते हैं। अगला सवाल सर पारस जी का, शिल्पा मेडिकल केयर 899 रुपये पर खरीदारी है सर इसकी, शिल्पा मेडिकल केयर की। देखिए, शिल्पा मेडिकेयर क्या है ना, बहुत वॉलेटाइल है। मतलब लॉन्ग टर्म पे देखा जाए तो अच्छा है, लेकिन शॉर्ट टाइम पे इतना वॉलेटाइल है। रिसेंटली एक जो है टॉप बनाया था, 4 टाइम टॉप बिल्ड किया था, ऑलमोस्ट 950 के आसपास वहां से नीचे आ गया। मुझे लगता है कि बेस बन रहा है। अभी भी जो बेस है वो कंफर्मेशन नहीं है। 820 के आसपास एक बेस जो है बना के अभी 850 के आसपास चल रहा है। आई थिंक यहाँ पे थोड़ा बहुत पेशेंस रखना चाहिए लोगों को। अगर 820 के ऊपर ऐसे ही और एक दो हफ्ता सस्टेन रहता है, ये बेस कंफर्मेशन हो जाएंगे। और जिस तरीके के हमने देखा कि हेल्थ केयर एंड हॉस्पिटलिटी काउंटर जितने भी है जहाँ पे एक मोमेंटम आया है, मुझे लगता है कि ये बाय ऑन डीप वाला स्टॉक है। ऊपर से थोड़ा हल्का हुआ है लेकिन ये कंफर्मेशन नहीं है। तो अगर आपके पास है, बने रही विथ स्टॉप लॉस ऑफ 790 आपके लिए स्टॉप लॉस होने वाला है। लेकिन शिल्पा मेडिकेयर बहुत वॉलेटाइल है, इसका बीटा बहुत हाई है। जब भागता है बहुत भागता है, जब गिरता भी है बहुत जोर से गिरता है। तो इसीलिए आपका स्टॉप लॉस जो टारगेट है थोड़ा लंबा होने वाला है इसमें। ठीक है, तो शिल्पा मेडिकेयर का जो स्टॉप लॉस सर ने बताया वो है 790 रुपये का। अगला सवाल सर अनिंद्य पाल जी का है। ये पूछ रहे हैं कि बीएससी और सीडीएसएल, इसमें क्या खरीदारी अभी करनी चाहिए, फ्रेश बाइंग इसमें करनी चाहिए अभी, बीएससी एंड सीडीएसएल? देखिए, बीएससी एंड सीडीएसएल ऑलमोस्ट सिक्योरिटीज रिलेटेड ही कंपनी है। बीएससी का देखेंगे 2900 के आसपास टॉप बनाया था, और उस टाइम पे मैंने बताया था कि ये स्टॉक मैं आई वुड लाइक टू बाई 2250 2200 के आसपास कभी भी आता है तो उस टाइम पे मैं बाई करूंगा। अभी देखते देखते 2380 के आसपास बीएससी आ चुका है। बीएससी एक मल्टी बैगर स्टॉक रहा है और अभी भी मोनोपोली है मार्केट में। अब देखेंगे एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज अभी भी अनलिस्टेड में ट्रेड हो रहा है, लिस्टिंग हुआ नहीं है। तो लिस्टिंग का जो प्रोसेस है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया से अलग अलग चीज अभी थोड़ा बाकी है। मुझे लगता है कि बहुत जल्दी एनएससी का भी लिस्टिंग अनाउंसमेंट होने वाला है। अब जब एनएससी का लिस्टिंग होगा उस टाइम पे यू कैन कंपेयर विद बीएससी एंड एनएससी। लेकिन अभी भी इनके कंपटीशन में देखा जाए एकदम डायरेक्टली कंपटीशन में कोई नहीं है। सो एटलीस्ट जिस तरीके से मल्टीबैगर हुआ है, बीएससी जैसा स्टॉक्स इतना रैली हुआ है, एक टाइम पे 600 700 रुपये में भी ट्रेड होता था, आज देखिए कितना। उसके बाद बोनस डिविडेंड फंडामेंटल भी अच्छा है, मोनोपोली है। ऊपर से जो करेक्शन हो रहा है एक बस एक हेल्दी करेक्शन है, बाकी कोई रीजन नहीं है। क्योंकि मार्केट भी उतना जो है सस्टेन अभी नहीं किया है टाइम फ्रेम में। तो ये हेल्दी करेक्शंस में अगर आपके पोर्टफोलियो में नहीं है तो आप बाई करने का सोचिए, लेकिन इस जोन पे भी नहीं है। 2250 से लेके 2200 के जोन पे। मैंने 2800 पे भी वही बोला था कि थोड़ा बहुत लोअर टाइम फ्रेम में लीजिए।
तो हो सकता है कि अलग अलग लोगों का अलग अलग इंटरप्रिटेशन हो, दिस इज द ब्यूटी ऑफ द स्टॉक मार्केट, कि उनको ऐसा लगता है कि अरे नहीं इतना नीचे आएगा बीएससी तो आप ले ही नहीं पाएंगे। ऐसा भी कमेंट मैंने देखा था जिस टाइम पे मैंने व्यू दिया था। देखिए ओवर द टाइम कुछ महीना लगा लेकिन धीरे धीरे नीचे ही आ रहा है। आपको अच्छे वैल्यूएशंस में लेना है। कुछ स्टॉक्स महंगा लेने हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि वहां पे कंफर्मेशन लोअर टाइम फ्रेम में नहीं होता, वहां पे हायर टाइम फ्रेम में ही होता है कंफर्मेशन। कुछ कुछ स्टॉक ऐसा होता है, बीएससी जैसे स्टॉक्स पे आपको हायर वैल्यूएशन लेने का कोई लॉजिक नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी स्टैब्लिश बिजनेस है। यही मतलब इसी साल 9 जुलाई 150 साल का जो है एनिवर्सरी हुआ है बीएससी का। तो 150 साल से जो है बीएसई एशिया का वन ऑफ द ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है। सो मुझे लगता है कि आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। अभी एनएससी भी नहीं है, थोड़ा बहुत नीचे आइए तो बाय ऑन डीप करके जाइए। और सीडीएसएल में भी यही है। आप देखेंगे इंडिया पे अभी एनएसडीएल का तो लिस्टिंग जो है प्रोसेस सब कुछ चल ही रहा है। मुझे लगता है कि सीडीएसएल कंपेयर टू दोनों के साथ कंपेयर करके देखेंगे, सीडीएसएल मुझे टेक्निकली देखा जाए तो अच्छा लगता है। अभी 1564 के आसपास सीडीएसएल चल रहा है। मुझे लगता है कि 1515 1520 के आसपास एक सपोर्ट है। तो आपको अगर एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके जाना है 1480 के आसपास एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। करेंट जोन से भी आप बाय करके जा सकते हो विथ हॉराइजन ऑफ 7 to 8 months मिनिमम। दोनों काउंटर अलग अलग सेगमेंट में बिजनेस कर रहा है, लेकिन ये जो सिक्योरिटीज मार्केट रिलेटेड कंपनी है मैं इसमें बुलिश हूँ। ओवर द नेक्स्ट 1.5 से 2 साल का व्यू है मेरा। ओके, तो अनिंद्य पाल जी और राजेश राणा जी दोनों का ही सर सेम ही सवाल था बीएससी और सीडीएसएल शेयर को लेकर। सीडीएसएल पर प्रदीप जी ने बताया कि वो बुलिश हैं, अगले 1 से 1.5 2 साल में अच्छा शेयर परफॉर्म कर सकता है। और सर सीडीएसएल के लिए आपने जो स्टॉप लॉस बताया वो 1480 रुपये। 1480 रुपये का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। जिस तरीके से यहाँ पे बाउंस बैक कर रहा है मुझे लगता है कि फिर से स्टॉक आपको 1800 के ऊपर ही दिखेंगे, ऑल टाइम हाई पे आपको आते हुए दिखेंगे। ऑलरेडी अच्छा खासा स्टॉक नीचे आ चुका है, क्योंकि 1400 1496 के आसपास एक डीप था। सो वहां से बाउंस बैक किया है, तो इसीलिए 14 एक बार 80 के आसपास एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए और अब बनी रहिए। ओके, और बीएससी पर जो बाइंग करनी हो सर वो 2250 रुपये के आसपास आपने रेकमेंड किया है। 2250 के आसपास आता है तो मुझे लगता है कि सिग्निफिकेंट करेक्शन हो जाएंगे, उस टाइम पे बाय कीजिए। क्योंकि देखिए यहाँ पे बाय करने का कोई मीनिंग नहीं है जहाँ पे जी कंटिन्यूअसली लोअर लो लग रहा है डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे। सो नोबडी विल प्रिडिक्ट द बॉटम। सो एटलीस्ट टेक्निकली देखा जाए लास्ट टाइम जहाँ पे सपोर्ट लिया था तो उसके लिए आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। तो इसीलिए 2250 2200 के आसपास मुझे लगता है कि एक रेंज है। यू कैन प्लान फॉर इन्वेस्ट, आप प्लान कीजिए उस टाइम पे। ओके। सर हमारे कुछ प्राइम मेंबर्स के भी सवाल आ रहे हैं, तो राहुल सिंह का सवाल है जो हमारे प्राइम मेंबर हैं, ये पूछ रहे हैं न्यूलैंड लेबोरेटरी के इनके पास शेयर हैं सर 14,050 के भाव पर, ट्रेडिंग के लिए इन्होंने ये शेयर लिया था, तो क्या इसमें लॉस बुक करें या फिर एवरेज करना है, किस लेवल पर किया जाए। 1-2 महीने का इनका व्यू है, शॉर्ट टर्म का व्यू है। ट्रेडिंग के लिए इन्होंने इसकी खरीदारी की थी न्यूलैंड लेबोरेटरी। सर बाइंग प्राइस कितना बताया आपने? सर इन्होंने यहाँ पर जो मेंशन किया है शायद 14,000 के आसपास। एक सेकंड में अभी क्रॉस चेक कर लेता हूँ। जी, देखिए 14,000 बारह के हजार लिए के आसपास आसपास, इन्होंने बाइंग की है सर। 12,000 के आसपास एंड 11,800 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। यह से भी 900 पॉइंट नीचे। तो पहला रिकमेंडेशन नहीं है, स्टॉक आप मूवमेंट पे नहीं है। स्टॉक जी जो है टॉप बना के नीचे आ चुका है। स्टॉक का जो वीकली बेसिस एक एवरेज प्राइस था ऑलमोस्ट 15,450 के आसपास, वो आके टच करके स्टॉक नीचे आ चुका है। तो अभी 11,800 12,000 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। सो इफ यू वांट एवरेज, आप एक बार 12,500 12,400 जितना लोअर टाइम फ्रेम में आप एवरेज कर पाएंगे उतना आपका बाइंग कॉस्ट जो है वो कम होता है। सो आप एक बार ट्राई कीजिए उस जोन पे एवरेज करने के लिए, लेकिन मेक श्योर आपका पोर्टफोलियो में आप एवरेज, जब भी कॉन्सेप्ट आता है ना तो लोगों का एक मिस कॉन्सेप्शन रहता है कि एवरेज करते रहो। ऐसा नहीं, ऐसा ना हो जाए कि आपकी आपका पोर्टफोलियो 100% वेटेज में 30% चला गया अपना इसी एक स्टॉक एवरेज करने में। तो पोजीशन साइजिंग इज अ वेरी बिग थिंग, आपको पोजीशन साइजिंग भी मेंटेन करना चाहिए। सो एवरेज करने का जो जोन है स्टॉक्स पे मुझे लगता है कि एक बार 12,450 से लेके 12,000 के आसपास कभी भी आता है तो उस जोन पे कीजिए। उससे पहले ही एक बार हो सकता है कि स्टॉक पे बाउंस बैक देखने को मिले। अगर बाउंस बैक हो जाता है तो इस केस में एवरेज करने का भी जरूरत नहीं होगा। 200 करोड़, 250 करोड़ के आसपास तो इनका प्रॉफिटेबल कंपनी है। 16,500 करोड़ के ऊपर मार्केट कैप भी है। सो लिक्विडिटी का ज्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। बाकी एक बार स्टॉप लॉस के साथ आप बने रहिए। आप अगर एवरेज करते हो उस केस में 11,800 से लेके 12,400 के बीच में, उस टाइम पे आपका स्टॉप लॉस होगा 11,200 के आसपास। तो आई डोंट थिंक उससे ज्यादा नीचे जाने वाला है।
ओके, तो 11,200 के आसपास स्टॉप लॉस इसमें रहेगा, और जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा वो 11,800, जैसा प्रदीप सर आपने बताया। अगला सवाल लेते हैं सर, ये भी हमारे मेंबर हैं विजय भाटिया जी। इनका सवाल है ओमेक्स ऑटो, इनके पास 1500 शेयर हैं सर 161 रुपये के भाव पर, और टीसीआई 300 शेयर हैं 1264 रुपये के भाव पर। ये इसका टारगेट प्राइस और स्टॉप लॉस सर जानना चाहते हैं। देखिए ओमैक्स ऑटो का जो अभी प्राइस चल रहा है ऑलमोस्ट 148 के आसपास, 140 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो स्टॉप लॉस को मत भूलिए, 140, 140 एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। बने रहिए इस काउंटर पे, फ्रेश बाई इस काउंटर पे अभी नहीं करना किसी को भी। लेकिन जिन्होंने 155 160 के आसपास आपने बाय किया है स्टॉक, उसके बाद ही जो है फॉल्स ब्रेकआउट आया था, उसके बाद स्टॉक नीचे आ चुका है। 140 का स्टॉप लॉस आपको इमीडिएट लेवल पे मेंटेन करना है। सेकंड आपने बताया टीसीआई, राइट? टीसीआई जी। ओके, 1176 के आसपास चल रहा है। मैं एक बार फंडामेंटली चेक कर लूंगा। देखिए अभी 1120 के आसपास एक सपोर्ट के तौर पे काम कर रहा है। जिस तरीके से यहाँ पे पैटर्न बना है, एक जो है फ्लैग पैटर्न बेसिकली यहाँ पे बिल्ड हुआ है वीकली बेसिस पे, मुझे लगता है कि फ्लैग पैटर्न कंटिन्यू होना चाहिए। जब भी ऐसा बुलिश फ्लैग पैटर्न बनता है तो स्टॉक ऊपर जाता है, फिर से नीचे आता है, फिर से जो है फ्लैग पैटर्न बना के फिर से ऊपर आता है। सो अकॉर्डिंग दैट 1176 चल रहा है। 1120 का एक ट्रेडिंग अगर आपका व्यू है तो स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। बाकी अगर आपका थोड़ा इन्वेस्टमेंट आपका व्यू है, नेक्स्ट 2 से 3 साल आप वेट करके जाते हो, तो उस केस में टारगेट भी थोड़ा ज्यादा है। मुझे लगता है कि ये 1450 एंड 1500 के ऊपर जाने वाला है। इस केस में स्टॉप लॉस को तो भी थोड़ा आपको रिवाइज करना पड़ेगा। ट्रेडिंग जैसे कि मैंने बताया 1120 ट्रेडर्स के लिए है, और स्टॉप लॉस 1065 के आसपास 1065 रहेगा इन्वेस्टर्स के लिए। स्टॉप लॉस बने रहिए, प्रॉफिटेबल कंपनी है, 9165 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है, प्रॉफिट ग्रोथ भी बहुत बढ़िया है, 18.3 सीजीआर परसेंट के साथ, 18.3% सीजीआर के साथ जो है प्रॉफिट ग्रोथ भी है। तो फंडामेंटल टेक्निकल दोनों बढ़िया है। थोड़ा बहुत ऊपर से हल्का हुआ है, उसमें डरने का कोई बात नहीं है, नॉर्मल हेल्दी करेक्शन है एक।